शांत एकदम आए, शांत 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 आए। मैं हूं ना यहाँ पर, देख देख। हाँ शांत, एकदम शांत। ओके हाँ शांत, रुक। पानी पी। फिर से नानी का सपना देखा ना? मला तर तुझं काही कळतच नाही आई। क्या जरूरत है बाबा का टॉर्चर सहने की? बचपन से देखती आ रही हूँ आई, अब तुझे यूं और थोड़ा थोड़ा मरते नहीं देख सकती मैं। पर अगर क्या क्या चाहती हो तुम कि एक दिन बाबा आया और तुम्हें ऐसे ही मार दे और मुझे भी तुम्हारी तरह सपने आए? नहीं नहीं ना नहीं। बस अब तू यहाँ नहीं रुकेगी आई। तू बाबा को छोड़कर चली जाए यहाँ से। चल आई, मैं कह रही हूँ ना, चल मेरे साथ। ताई तो आई को कहाँ लेके जा रही है? प्रथम हट जाए यहाँ से। लेकिन ताई मेरी एक बार मेरी बात सुन। आई नहीं, तू चाहती है ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो चल मेरे साथ। हाँ लेकिन ताई मेरी बात तो सुन। प्रथम मैंने कहा ना, बीच में मत पड़। चल आई। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर 5 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। मारपीट, गाली गलौज ये उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वो ये सब सहती है। कभी कभी उनका जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन ये हिंसा खत्म नहीं होती। एक बेटी का अपनी माँ से ये कहना कि वो घर छोड़कर चली जाए, शायद ये कुछ लोगों को सही ना लगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि औरत को अपने घर की दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। आज भले ही पलक ने अपनी माँ कविता को इस नर्क भरी जिंदगी से निकालने की कोशिश की थी, पर क्या वो कामयाब हुई? या फिर कविता की जिंदगी का अंजाम भी कहीं उसकी माँ की तरह तो नहीं होने वाला था? बैठिए प्लीज। सर मेरी आई नहीं मिल रही है। मैंने उनको फोन भी लगाया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। उनके जान पहचान वाले या आस पड़ोस में पूछताछ की आपने? सर मैंने सबको फोन लगा लिया, लेकिन बेटा अपने पापा को कुछ तो बोलने दो। ये मेरे पापा नहीं है, मेरे अंकल है। अंकल हैं? जी। तो आपके पापा इस वक्त कहाँ हैं? सर अपने बाबा के टॉर्चर से ही तो मैं अपनी आई को। टॉर्चर? जी, जरा जरा सी बात पर मेरी आई को वो मारते पीटते, इसलिए 4 दिन पहले मैं आई को घर से ले गई। ये क्या हुआ तुम्हें? ये अंकल आप आई को कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर पे रख लीजिए ना प्लीज। भाई साहब ये पंकज भंडारी कहाँ रहता है? बाबा आई, वो लोग तो यहाँ भी आ गए। कविता, कविता तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। हाँ अंकल, आप एक काम करिए, आप आई को लेकर ना कहीं दूर चले जाइए। काय बोलतेस तू? अंकल प्लीज आप आई को लेकर कहीं दूर चले जाए, ताकि बाबा इनको ढूंढ ना सके। बेटा आई, तू मेरी फिक्र मत कर। चलो अब आप जाइए। काळजी घे स्वतःची। चलो अब जल्दी से जाओ प्लीज। पलक तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जाओ आई। अरे भाई साहब ये पंकज भंडारी कहाँ रहता है? पंकज भंडारी वो आगे राइट साइड में वो गली में रहता है। पंकज, दरवाजा खोल। प्रथम उधर देख। लगता है डर के भाग गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। चल ढूंढते हैं उसको। पंकज आप कविता को अपने घर से फिर कहाँ ले गए? सर इगतपुरी, वहां पर मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है। आपके यूं दूसरी औरत के साथ चले जाने से आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? सर कविता मेरे लिए दूसरी औरत नहीं है। कविता 20 साल पुरानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसकी शादी हो गई और मैं पुणे शिफ्ट हो गया। फिर 6 महीने पहले जॉब के लिए मेरा नासिक में ट्रांसफर हुआ और कविता से मुलाकात हो गई। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम थी या नहीं? सर मेरी वाइफ शोभा कविता को बहुत अच्छी तरह से जानती है। शोभा पूना में बैंक में काम करती है और वहीं पर अपनी आई के साथ रहती है। इनफैक्ट 23 तारीख को शोभा भी इगतपुरी आई थी। कुछ टाइम के लिए हम तीनों ही साथ में थे। कविता बहुत परेशान थी, उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कविता
तुमने कोई गलती नहीं की है। अगर उस वक्त तुम्हें यहां अपने साथ लेकर नहीं आता ना, तो शायद तुम्हारा पति तुम्हें जान से मार देता। तुम ऑकवर्ड फील मत करो। मैं आहे ना तुझा बरोबर, और फिर मैं कोई अनजान तो हूं नहीं, तुम्हारा कितना पुराना दोस्त हूं मैं। वो सब तो ठीक है पंकज, फिर भी मुझे घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये सगा बरोबर नहीं है पंकज। चाहे योगेश मुझे कितना भी मारे पीटे, चाहे मेरी जान भी ले ले, पर मुझे जाना चाहिए। कविता, फिर एक बार सोच लो। देखो, पंकज सही बोल रहे हैं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। सर, मैंने और शोभा ने कविता को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चली गई। फिर मैं और शोभा भी वहां से पुणे आ गए। लेकिन सर, 23 तारीख की रात तक कविता को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। इसका मतलब तुम्हारी आई घर नहीं लौटी? सर, वो बाबा के डर से पिछले 4 दिन से मैं अपनी एक दोस्त सोनाली के घर रुकी हुई थी। वहीं सुबह अंकल का फोन आया तो मैं तुरंत घर चली गई। प्रथम, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबा ने कहा है तुझे घर पे नहीं आने देना। तुम सबकी बदनामी करने पे तुली देख, है। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। आई कहाँ है? उन्हें बुला। आई 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 को तो तू लेके गई थी ना अपने साथ। मुझसे क्या पूछ रही है? चल जा यहाँ से। लेकिन प्रथम प्रथम खोल। आई प्रथम ने ऐसा क्यों कहा पलक से, ये तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 23 तारीख की रात को 11 बजे के आसपास मेरी कविता से बात हुई थी। हाँ पंकज, मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ। कविता, तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है। अगर आपकी बात कविता से हुई थी तो इसका मतलब पलक तुम्हारा भाई प्रथम झूठ बोल रहा है। तुम्हारी आई घर में ही है। जी सर, हो सकता है कि आई घर पर ही हो। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना, कहीं मेरे पापा ने आई को फिर से मारा। योगेश, हो साहब। तुम्हारी पत्नी कविता कहाँ है? माला मायत नहीं साहब, मर गई वो हम लोगों के लिए। मर गई या मार दिया? क्या आप क्या कह रहे हैं साहब? आपकी बेटी पलक ने कंप्लेंट लिखवाई है कि उसकी मां यानी कि आपकी पत्नी कविता गायब है, और उसे शक है कि कविता इस समय आपके घर में ही है। पवार, तलाशी लो। ओके सर। फिर साहब, एक शरीफ आदमी के घर में आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? आपकी शराफत के किस्से आपकी बेटी से सुन लिए हमने। अब आप शराफत से खड़े रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अंकल, आपकी शादी हो चुकी है, आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों? तुम्हारी आई से कुछ भी नहीं छुपाया, उन्हें सब पता है। सर, हाँ, सर ये देखिए, खून के निशान। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, ब्लड के सैंपल कलेक्ट करो और टेस्ट के लिए भेजो। ओके सर। सर, पूरा घर छान मारा, कविता कहीं नहीं मिली। बीवी के साथ मारपीट करके बहुत बड़ा मर्द बनता है अपने आप को। कहां छुपा रखा है कविता को? जिंदा भी है या मार दिया उसको? बोल। नहीं साहब, साहब मुझे विश्वास करा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा और उसका सिर्फ जैसा मियाँ बीवी का तू मैं होता है साहब, वही हुआ बस। तेरे हिसाब से तो हमारे तेरे बीच में भी तू मैं ही हो रही है साहब। देवा शपथ साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया साहब। वो तो एक चरित्रहीन औरत है साहब, और मेरी बेटी को भी साहब उसने मेरे खिलाफ भड़काया। अभी दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे को फंसाना चाहते हैं साहब। पवार सर, इसके साथ तू मैं तब तक जारी रखो जब तक ये सच ना उगल दे। ओके सर। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? आखिर वो तेरा बाप ही है, इस बात को कैसे झुटला सकती है तू? ये तो मुझे भी जेल भेज देगी। हाँ, वो भी झूठ बोलकर। नाना, बाबा के बारे में मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, और वो तो आपने भी देखा था ना। आपके सामने ही बाबा ने आई को जान से मार डालने की धमकी दी थी, याद नहीं है आपको? अरे क्या गलत करती है आई पंकज अंकल से मिलकर? पुरानी दोस्त है वो, अगर उनसे मिलकर अपना दुख दर्द नहीं बांटेगी तो और किससे बांटेगी? रहने देना बेटा, मैं दोबारा उनसे नहीं मिलूंगी। नहीं आई,
तो मिलेगी। उनसे नहीं तो क्या बाबा से अपना दुख दर्द बांटेगी? ये जो हर जरा जरा सी बात पर सीधा गाली गलौज और मारपीट करने लगते हैं। देख पलक, तेरी माँ शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। ऐसे में किसी पराये मर्द से मिलना ठीक नहीं है। क्यों कह रही है बेटा? तू जानती है कि तेरी नानी गलती से मरी थी। और कितनी गलतियां करोगे आप? अपने आई की भी शादी आपके जैसे इंसान से करवा दी। हाँ, गलती तो हो गई है मुझसे। मेरी बदनसीबी देख, मेरी बेटी भी मुझे माफ नहीं कर रही है। नानी की जिंदगी, आई की जिंदगी आपने खराब की, और उसके बावजूद भी आप ये सोच रहे हो कि आई बाबा का टॉर्चर सही और आपको माफ भी करे। उसे कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तो तुम्हारे घर के पास आ गया हूँ रहने के लिए। लेकिन रोक नहीं पाए ना। जैसे एक माँ की ममता अपने बच्चे को हर बुराई हर दुख से बचाना चाहती है, वैसे ही एक बच्चे का प्यार भी अपनी माँ को हर तकलीफ से दूर रखना चाहता है। 19 साल की पलक ने बचपन से लेकर अब तक अपनी माँ को अपने पिता के अत्याचारों को सहते हुए देखा था। बचपन में उसके नन्हे हाथ माँ के जख्मों पर मरहम भी लगाते थे, लेकिन अब पलक अपनी माँ के शरीर पर जख्म और आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी माँ को अपने पिता से उस घर से दूर भेजने की एक कोशिश की, लेकिन कविता अब गायब थी और पलक और पुलिस के शक के दायरे में सिर्फ एक ही शख्स था, कविता का पति योगेश। अक्सर देखा जाता है कि घरेलू हिंसा सहते सहते महिलाएं थक जाती हैं, टूट जाती हैं, उनकी जीने की चाह खत्म हो जाती है। अगर वो जिंदा भी रहती हैं तो जिंदा लाश बनकर। लेकिन यहाँ कविता के साथ क्या हुआ था? क्या उसकी हत्या की जा चुकी थी? और अगर वो जिंदा भी थी तो किस हाल में थी, कहाँ थी? सर, कविता और पंकज के फ़ोन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सर, इस फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से कविता 23 तारीख की रात को अपने घर आई थी और वहीं उसने अपने घर के आसपास से पंकज को कॉल किया था। उस वक्त पंकज की लास्ट लोकेशन अपने घर पूना में थी। सर, उसने लास्ट कॉल भी पंकज को ही किया था। उसके बाद से फ़ोन 3 घंटे के लिए स्विच ऑफ रहा। और 3 घंटे बाद कहाँ ऑन हुआ? सर, सबसे पहले सिन्नर, उसके बाद शिरडी, उसके बाद से ही फ़ोन स्विच ऑफ है। सर, इगतपुरी से नासिक, नासिक से सिन्नर और फिर शिरडी। ये कविता के फ़ोन रिकॉर्ड्स ने तो मामला सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। सर, कविता के घर पे पाए गए खून की रिपोर्ट आ गई है। ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और कविता के मेडिकल फाइल से पता चला है कि उसका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है। AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो हजारों में से किसी एक का होता है, बहुत ही अनकॉमन है ये। सर, हमने कविता के फैमिली मेम्बर्स का भी ब्लड ग्रुप चेक करवाया था, किसी का भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव नहीं है। मतलब साफ है वो ब्लड कविता का ही है। बोलो, सीधी तरह से बोलो। साहब, बार बार मेरे से एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो क्यों नहीं उस सवाल का जवाब दे देता? साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मैंने कविता को कुछ नहीं किया साहब। पलक की स्टेटमेंट के मुताबिक योगेश कविता पे अत्याचार किया करता था। वहीं योगेश का कहना है कि कविता एक कैरेक्टरलेस औरत थी, यानी कि योगेश के पास कविता की हत्या का मोटिव था। सर, पहले 11 बजे कविता घर आई होगी। योगेश ने गुस्से में उसका मर्डर किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ किया, उसके बाद उसकी लाश ठिकाने लगाई और उसका फ़ोन लेके पहले वो सिन्नर गया, उसके बाद शिरडी। सर, ये काम अकेले योगेश का नहीं लगता, इसमें ज़रूर कोई और शामिल है। और हाँ सर, एक बात और, कविता के पिता विमल, वो भी 3 महीने पहले कविता के पास वाले घर में आके रहने लगे थे। यानी कविता के पति और पिता दोनों ने मिलकर कविता की हत्या की, फिर एक ने कविता की लाश को ठिकाने लगाया और दूसरा उसके फ़ोन को लेकर इधर उधर घूमता रहा। सर, हमने योगेश की बहुत तोड़ाई करी, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है हमें योगेश के ससुर विमल से पूछताछ करनी चाहिए। वैसे भी वो अपनी बीवी के मर्डर केस में सजा काट चुके हैं। आप अपना पुश्तैनी मकान छोड़ के कविता के पड़ोस में किराए के एक छोटे से मकान में शिफ्ट हुए, क्यों? नाना को डर लगने लगा था कि कहीं बाबा भी आई के साथ वही ना करे जो उन्होंने नानी के साथ किया था। सर, मैंने अपनी बीवी को जानबूझकर नहीं मारा था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल की सजा कानून मुझे भरपूर दे चुका है। मैं अपनी बेटी से रोज माफी मांगता था, लेकिन वो रोज आई बाबा के हाथ की मार भी खाती थी। कैसे माफ करती वो नाना को? नानी तो मर के नाना के अत्याचारों से मुक्त हो गई थी, लेकिन आई वो तो रोज जुल्म सह रही थी और उनकी शादी भी नाना ने ही करवाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी भूल सुधारने के लिए आपने अपनी बेटी को इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए मार दिया हो? नाना जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। 23 तारीख को मैं नाना जी के साथ नाना जी के घर में ही था। आई उस दिन वहाँ नहीं आई थी। प्रथम, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इतना याद रखो कि बहुत बड़ी सजा होने वाली है तुम्हें।
कविता का मोबाइल है ना? हाँ? तेरे पास क्या कर रहा है? वो ना ये मेरे पास कहाँ से है? मुझे जा फेंक क्या इसे अभी के अभी कहीं बाहर। तुझे मालूम है ना पुलिस हम लोग पर चेक कर रही है। हाँ ना मैं अभी से फेंक के आता हूँ। जा जल्दी आ। कहीं और खून करके लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया और सीमेंट में चुन देने की वजह से चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और लाश का हुलिया आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेजो। अगर कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो ही कुछ पता चल सकता है। सर, और ये ड्रम लगता है किसी टेम्पो टाइप गाड़ी में लाया गया है। यस, यू आर राइट। ऐसा करो, आसपास जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं पिछले 5 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके। और हर माल ढोने वाली गाड़ी से ही पूछताछ करो। सर, पंकज के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 23 तारीख को कविता, पंकज और पंकज की बीवी ये तीनों एक साथ थे और 23 की ही रात को पंकज और उसकी बीवी पूना वापस चले गए और कविता नासिक वापस आ गई। सर, पूना पुलिस को 10 दिन पहले यानी 25 तारीख को एक लाश मिली थी 42 से 44 साल की लेडी की, और बॉडी को देख के उसकी शिनाख्त करना मुश्किल है। 25 को ही तो कविता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। हाँ सर। सर, उन्हें बॉडी पे एक ब्रेसलेट मिला है जिसपे हमारे शहर के SJ ज्वेलरी शॉप का मार्क है और उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। ये देखिए। ध्यान से देखिए इस ब्रेसलेट को। यस सर, ये डिज़ाइन मेरी दुकान के हैं सर, लेकिन किसने कब खरीदे ये कहना बहुत मुश्किल है। उस समय हमने करीब 2000 ब्रेसलेट बनाए थे सर। आप हमें सीसीटीवी की फुटेज दे सकते हैं? यस सर, श्योर। ओवर। ओके सर। ये गाड़ी का नंबर नोट करो, इसका भी नंबर नोट करो। सर, ज्वेलर से सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई है। कविता का घर भी यहाँ आसपास ही है। कहीं वो लाश कविता की तो नहीं? चलो। सर, आई के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं पलक, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक बॉडी जरूर मिली है पुणे पुलिस को जिसपे से एक ब्रेसलेट मिला है, उस पर नासिक के ही किसी ज्वेलर्स का स्टैंप लगा। आपको हमारे साथ पुणे चलना पड़ेगा उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये मेरी आई नहीं है सर, ये मेरी आई नहीं हो सकती। ये मेरी आई नहीं है। उमेश सर, ये ब्रेसलेट और ये ज्वेलरी हमें बॉडी से मिली थी। आई उठ, आई प्लीज उठना, देख मम्मी, आई। पलक ने लाश को देखकर नहीं बल्कि उसके ब्रेसलेट से उसको आइडेंटिफाई किया है। यह भी तो हो सकता है कि वो लाश कविता की ना होकर के किसी और की हो। एक काम करो पवार, पलक का और बॉडी का DNA मैच करवाओ। इससे हमारे पास लीगल एविडेंस भी आ जाएगा और सच का भी पता चल जाएगा। ओके सर। वैसे पोस्टमार्टम में मौत की वजह क्या लिखी हुई है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कविता के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। लेकिन हाँ सर, कविता की मौत चोट लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि गला दबा के मारा गया उसे। और मौत का टाइम है 24 तारीख को सुबह 7 से 9 के बीच। वो जो ड्रम लेके आया था, कहाँ से लेकर आया था, इस बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन तलाश जारी है।
क्या हुआ ताई? क्या हुआ? ताई बताओ ना क्या हुआ प्लीज। नहीं नहीं, मुझे सिनाई को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए था। नहीं मैं ले जाती और नहीं ये सब। बॉडी से मिले ब्रेसलेट और बाकी गहनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कविता ही थी। और अगर वाकई वो लाश कविता की थी तो फिर कौन था उसका हत्यारा और उसकी हत्या के पीछे कारण क्या था? पुलिस के लिए सबसे बड़ा सस्पेक्ट योगेश था, लिहाजा योगेश के साथ सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर पुणे पुलिस अब भी उस टेम्पो वाले की तलाश कर रही थी जो शायद ड्रम में रखी कविता की लाश को वहां तक लेकर गया होगा। जिस प्लानिंग से इस हत्या को अंजाम दिया गया था उससे पुलिस को इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि इसमें किसी शातिर क्रिमिनल का हाथ है। यह भी हो सकता था कि इसमें शायद एक से ज्यादा लोग शामिल हों। और कौन थे वो लोग? शायद कविता का घर से जाना योगेश को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए जब कविता 23 की रात को घर वापस आई तो दोनों में हो सकता है रात भर झगड़ा हुआ हो और सुबह कविता को मार डाला गया हो। सर हो सकता है योगेश ने गुस्से में आके कविता के साथ मारपीट की होगी और प्रथम ने उसका साथ दिया होगा, या फिर कविता के पिता ने आकर कविता का गला दबा दिया होगा ताकि उसे इस परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, या फिर ये काम तीनों ने मिलकर किया होगा। लेकिन सर जिसने भी ये कांड किया है उसने अपने आप को बचाने के लिए इस लाश को छुपा दिया है। लाश को ड्रम में रख के ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने जरूर किसी माल ढोने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। ये योगेश के घर के आसपास जितने टेम्पो वाले हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। हाँ साहब, हेलो। इस ड्रम को पहचानते हो? इसे पूना लेके गया था कोई? नहीं साहब, मला माहित नाही काही। इनमें से किसी को पहचानते हो? सुनो भाई साहब, 2 हफ्ते पहले ऐसा कोई ड्रम लेके आया था इधर? हाँ साहब, ये ड्रम तो लोनावाला से एक टेम्पो ड्राइवर लेके आया था। अरे मुन्ना भाई, कैसे हो? हाँ भाई अच्छा हूँ। और अरे कहाँ, रास्ते में क्यों रुके हो? अरे मुंह धोने के लिए रुका था, एक भाड़ा मिला है ड्रम, उसको पुनः पहुँचाने जा रहा हूँ। जो ड्रम के साथ इनमें से किसी को देखा था? नहीं साहब, ये नहीं, वो तो मेरा दोस्त था, उसका नाम है मुन्ना, वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। सर कविता का मोबाइल अभी ऑन हुआ है, उसमें किसी ने दूसरा सिम कार्ड डाला। उस नंबर पे किसी से कांटेक्ट हुआ? सर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, लेकिन हमने उसका एड्रेस निकलवा लिया। लेट्स गो। हाँ साहब, वो ड्रम मैं ही अपने टेम्पो में लेकर आया था। साहब एक आदमी हमारे लोनावाला टेम्पो स्टैंड पे आया और कहने लगा कि उसे पूना जाना है और मुँह मांगा भाड़ा भी दिया साहब। कैसा दिखता है, कुछ याद है? नहीं साहब, मुँह पे गमछा लगाया हुआ था और बड़ा सा चश्मा भी पहना था। कैसी शक्ल थी देख नहीं पाया साहब। तुम्हारे पास में कोई आता है और तुम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हो कि वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब रखते हो? नहीं साहब, पूछा था, कहने लगा माता निकली है इसलिए गमछे से मुंह को ढका हुआ है साहब, और पीछे जाकर ड्रम के पास बैठ गया टेम्पो में। लोनावाला टेम्पो स्टैंड तक वो आदमी ड्रम कैसे लेकर आया? वो नहीं पता साहब। सर ये फोन मैंने चुराया नहीं है साहब, मुझे कचरे के ढेर से मिला। सर जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो मुझे ये ठीक ठाक लगा, इसलिए मैंने इसका सिम फेंक कर अपना सिम डालकर इसे इस्तेमाल करने लगा। फोन मिला कहाँ से तुझे? आनंद कॉलोनी के पास। सर आनंद कॉलोनी में ही तो कविता जी का घर है। कविता के फैमिली वालों को पूछताछ के लिए बुलाओ। यस सर। और इसे गाड़ी में डालो। चल। क्राइम छुपाने के लिए आपने ही अपनी बेटी का फोन कचरे में डाला था ना? नहीं साहब। इसे बचाने की कोशिश कर रही हो, अपने नाना को, पिता को, भाई को, या फिर खुद को? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, अपनी आई का मोबाइल कचरे में क्यों फेंका? सर अगर मुझे मेरी आई का फोन मिला होता तो मैं आपको लाके देती उनका पता लगाने के लिए, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकती। हाँ सर, वो फ़ोन मैंने ही वहाँ फेंका था, मैंने आई को नहीं मारा है सर। आई का फ़ोन मेरे बैग में कैसे है मुझे सच में नहीं पता। जब आई का फोन तेरे बैग में आया तो तब क्यों नहीं आया हमारे पास? जॉन,
इसका तब तक अच्छी तरह से ख्याल रखो जब तक ये सच ना बोले। सर मेरी बात सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सुनो, इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि ये ड्रम यहाँ कौन लेकर आया था। जी साहब, ऐसा ड्रम मैंने कल्याण से उठाया था और लोनावाला छोड़ा था अपनी गाड़ी से। कौन लाया था? नाम नंबर पता कुछ याद है? ये तो नहीं मालूम साहब। कहाँ से पता होगा तुम्हें? चेहरे पे गमछा जो बांध रखा था उसने। अब ये बताओ कल्याण तक ये ड्रम किस गाड़ी में लेकर आया था? ये तो पता होगा। ठीक है, जाओ तुम। उमेश, ये खूनी बड़ा ही शातिर है। पहले कहीं से कल्याण, फिर वहां से लोनावला और फिर वहां से पुणे। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि पुलिस इन सबके बीच में भटकती रहे और उस तक पहुंच ही ना पाए। उमेश, अब तक इस ड्रम के हमें सिर्फ 2 लिंक्स मिले हैं। वो टेम्पो वाला मुन्ना पहले इस ड्रम को लोनावला से पूना तक लेके गया, फिर वो दूसरा टेम्पो वाला कल्याण से लोनावला तक लेके गया। अब हमें ये पता लगाना है कि इस ड्रम को कल्याण तक कैसे पहुंचाया है। सर, ये भी तो हो सकता है कि ड्रम कल्याण के किसी एरिया से टेम्पो स्टैंड तक लाया गया हो। मतलब मर्डर कल्याण में किया गया होगा और कल्याण में ही बॉडी को ड्रम में डालकर सीमेंट से चुन दिया। एग्जैक्टली सर। पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने चेहरे पे गमछा लपेटा था और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने वाले टेम्पो वालों को उसने एक दूसरे से मिलने नहीं दिया ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। कल्याण चलते हैं। उमेश, कल्याण में लोकल पुलिस वालों को फोन करो और हमारी एक्टिविटी के बारे में बताओ। यस सर। सर, ये पलक कुछ सर मेरी आई जिंदा है। उस ऑटो का नंबर याद है तुम्हें? नहीं सर। पवार, हो सकता है पलक ने कविता को देखा हो, क्योंकि जो लाश हमें मिली है उसे पहचान पाना मुमकिन ही नहीं है। और इधर योगेश भी अपना गुनाह कोई कबूल नहीं कर रहा। अगर उसने कविता का मर्डर किया होता तो इतनी तोड़ाई होने के बाद सब कुछ उगल चुका होता। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारा ड्रामा कविता और पंकज ने मिलकर रचा हो। सर, कविता अपनी शादी से खुश नहीं थी और ऐसे में उसका पंकज से मिलना, सर बहुत पुरानी दोस्ती है दोनों की। तो हो सकता है कि पंकज ने कविता की मदद की हो उसके गायब होने में और पंकज को पता हो कि इस वक्त कविता कहाँ है। इस पंकज पे 24 घंटे नजर रखो, क्योंकि जो लाश हमें पूना में मिली थी उसकी डीएनए की रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी पता चल पाएगा कि ये लाश कविता की है या नहीं। उमेश, समझ में नहीं आ रहा कि कल्याण टेम्पो स्टैंड तक ये ड्रम कैसे पहुंचा होगा। सिटी के अंदर थोड़ी दूर पर माल ढोने के लिए अक्सर लोग हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कल्याण टेम्पो स्टैंड तक वो ड्रम हाथ गाड़ी से लाया गया। सर, एक औरत आई पंकज से मिलने। चेहरा ठीक से देखा नहीं, लेकिन हुलिया से कविता लग रही है। ओके सर। अरे भाई साहब, इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि कल्याण टेम्पो स्टैंड तक ये ड्रम तुमने छोड़ा था। अरे सुनो। हाँ साहब। इस ड्रम को पहचानते हो? हाँ साहब। सर आइए। तलाशी लो। क्या हुआ सर? क्या हो गया? कविता आपसे मिलने आई और आपने हमें खबर तक नहीं की। कविता नहीं सर, मेरी वाइफ आई है अभी। क्या हुआ सर? आप अपने पति से इसी तरह छुप छुप के मिलने आती हैं, या जब भी आप घर से बाहर जाती हैं इसी तरह मुंह कवर करके जाती हैं? वो मुझे डस्ट से एलर्जी है इसलिए मैंने मुंह ढक लिया था और कुछ नहीं। सर, अंदर कोई नहीं है। कविता, आपके पति की पुरानी दोस्त
जानती हैं आप उन्हें? सर, कविता के बारे में मुझे सब पता है। इनफैक्ट मैं उसे इगतपुरी में मिली भी हूँ। वो बहुत अच्छी लेडी थी। थी नहीं, शायद वो अब भी जिंदा है। उसकी बेटी पलक ने देखा है उसे। सर कहाँ है वो? मैं उससे मिल सकता हूँ? जरूर मिल सकते हैं। जैसे ही हम उससे मिल लेते हैं आपको भी मिलवाएंगे। चलो पवार, ये मियाँ बीवी की हिस्ट्री निकालो। सवाल पूछने पर ये लोग जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, लगता है कि दोनों प्रैक्टिस करके बैठे हैं। सर मुझे तो इस पलक पे भी शक हो रहा है, कहीं अपनी माँ को देखने वाली बात करके या मैं गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही। पॉसिबल है। ऐसा करो, पलक ने जिस एरिया में अपनी माँ को देखा है पता करो कहीं उस एरिया में सीसीटीवी है। अगर है तो सबकी फुटेज चेक करो। ओके सर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर, बॉडी को पुनः डंप करने के बाद कहीं वो भाग तो नहीं गया? आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं, आखिर पता तो चले कि यह बंगला है किसका। आप इन्हें जानती? इनका नाम कविता है। भाई साहब, इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल सकती है? यस प्लीज, थैंक यू। पलक, अगर तुम्हारी आई जिंदा है तो वो हम सबसे छिप क्यों रही है? अंकल, मैं भी वही सोच रही हूँ। वो किसी से भी नहीं मिलती, लेकिन मैं, मुझसे तो वो मिल सकती थी ना, बात भी कर सकती थी ना। देखो पलक, हो सकता है तुम्हारा ही डर रही हो। उसे ऐसा लगता हो तुम्हारे बाबा उसे जबरदस्ती घर ले जाए। देखो, ये तो अच्छी बात है ना कि वो जिंदा है, और जिस ब्रेसलेट से उस लाश की पहचान कराई गई थी, हो सकता है वो किसी और की हो। पलक, एक ना एक दिवस तुझे आई जरूर भेटणार। पहले कविता का गायब होना, फिर एक लाश का मिलना, और फिर उस लाश पर से कविता के ब्रेसलेट की तरह दिखने वाले ब्रेसलेट का मिलना, और अब पलक का अपनी मां कविता को जिंदा देखना। ये केस पुलिस के लिए पहले से भी ज्यादा उलझता जा रहा था, कई सवाल खड़े कर रहा था। अगर कविता जिंदा थी तो फिर वो ऐसे चुप क्यों रही? अपनी बेटी पलक से भी क्यों नहीं मिली? क्या वो ऐसा करके अपने पति योगेश से बदला लेना चाहती थी, या फिर पंकज के साथ हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहती थी? सवाल कई थे और जवाब सिर्फ कविता दे सकती थी। ये लड़की तो पलक ही है, लेकिन जिसके पीछे ये भाग रही है उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट, जरा इसको जूम करना। पवार, इस ऑटो का नंबर नोट करो, इस ऑटो वाले का पता करो और इससे पूछो कि इसने इस औरत को छोड़ा कहां था। ओके सर। ये बंगला किसका है? सर, कल्पेश भाई का बंगला। कभी कभार यहीं पे आते हैं। कभी कभार? अच्छा, वो रहते कहाँ हैं? सर, कल्याण में रहते हैं। उनका फोन नंबर है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास नंबर है उनका। उमेश, कौन सा घर है? साहब, ये घर है, यहीं पे मैडम उतारत मैंने। समझ, चला। हेलो सर। सर, यह कविता नहीं बल्कि कोई और लेडी है सर। मैंने पता किया, 5-6 दिन से ये घर से बाहर ही नहीं निकली। सर, आस पड़ोस में पूछताछ करने से पता चला कि कविता को यहाँ कोई जानता ही नहीं है। जी कल्पेश, आप ही हैं? जी हाँ, क्या बात है? पूना में हमें एक लावारिस ड्रम मिला है, और उस ड्रम में एक बॉडी मिली है जिसे सीमेंट में चुनकर डंप किया गया था, और वो बॉडी नासिक से मिसिंग एक औरत की है जिसका नाम कविता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ? कविता? नहीं, मैं किसी कविता को नहीं जानता। तो फिर उस औरत की लाश आपके बंगले में कैसे पहुंची? अरे, मैं कैसे बता सकता हूँ कि लाश मेरे बंगले से कैसे निकली? उमेश सर, उस हाथ गाड़ी वाले को बुलाकर लेकर आओ। राइट सर। सर, यही था वो आदमी? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। ध्यान से देखो, हमें पता है कि उसने चेहरे पर गमछा बांध रखा था, लेकिन कद काठी कुछ तो याद होगा तुम्हें।
नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है और उस आदमी ने अपने चेहरे पे कोई गमछा नहीं लपेटा था। तो तुमने उसका चेहरा देखा था? चेहरा तो देखा था साहब। उमेश सर। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। यस सर। कविता के मर्डर को बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। कातिल ने कोशिश की थी कि पुलिस सुरागों और सबूतों की गुत्थी में ही उलझ कर रह जाए और उस तक कभी ना पहुंच पाए। क्रिमिनल अक्सर वारदात को अंजाम देने के बाद इस खुशफहमी में रहता है कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पुलिस की कोशिशों और वक्त के साथ साथ धूल की वो परत हट जाती है। यहां भी वही हुआ। वक्त भी बदला और पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक लीड मिली। इसे पहचानते हैं आप? मैंने झूठ नहीं बोला था, मुझे सच में लगा कि वो मेरी आई थी। लेकिन पलक, उस दिन तुमने ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि वो तुम्हारी आई ही थी, जिंदा थी। मैं अपनी आई के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? ये तो तुम ही अच्छी तरह जानती हो कि तुम झूठ क्यों बोलोगे। क्या तुम सच में ही नहीं जानती कि तुम्हारी आई जिंदा है या मर गई? और अगर वो मर चुकी हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके मर्डर में शामिल हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बोलो। सर, पुणे पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सुथार बोल रहा हूँ। सर, ड्रम जिस लोकेशन से उठाया गया था उसका पता चल गया है। चलो। सर लेकिन बता तो दीजिए, मैंने किया क्या है? थाने चलकर तो खुद ही बताएगा तूने क्या किया। डालो इसे गाड़ी में। अरे बड़े दर, मेरा बात तो सुनो मत। सर मैंने कुछ नहीं किया। कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि कविता जिंदा है और आज कह रहे कि मैंने उसका मर्डर कर दिया। सिर्फ कह ही नहीं रहे, सबूत भी है हमारे पास। हाँ साहब, यही था वो। इसी ने ड्रम पहुंचाने टेम्पो स्टैंड बोला था। और साहब, उस दिन ये लाल रंग का कुर्ता पहन रखा था। सर ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। हाँ साहब, वही कद वही काठी और लाल कलर का कुर्ता ही पहना था। झूठ बोलेगा तो सजा ज्यादा होगी, सच बोलेगा तो फांसी की जगह उम्र कैद हो सकती है। बोल। ले जाइए। सर, कविता की शादी से पहले मेरा और कविता का अफेयर था। ये बात किसी को मालूम नहीं है। मैंने उससे ये बात छिपाई कि मैं शादीशुदा हूँ। उस रात वो तुम घर पहुँच गई? हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब सुबह तक मेरा फोन ऑफ रखना, ठीक है? ठीक है। मैं कविता का मोबाइल लेकर पहले नासिक आया, फिर सिन्नर गया और फिर कविता के मोबाइल को शिरडी ले गया। और शिरडी पहुंचकर मैंने कविता के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब मैं कविता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इगतपुरी पहुंचा तो और ड्रम में सीमेंट इसलिए डाल दी ताकि कोई चेक करे तो लाश का पता ही ना चले। सीमेंट का घोल खत्म हो गया था, इसलिए लाश का चेहरा नहीं ढक सका। वहां से ड्रम ले जाने के लिए सबसे पहले मैंने हाथ गाड़ी वाले को बुलाया। सिर्फ क्राइम करने वाला ही गुनहगार नहीं होता मैडम, क्रिमिनल का साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। आप ये बताइए कि पलक को उसकी आई दिखाई दी, इसके पीछे क्या राज है? पलक को गुमराह करने के लिए इन्होंने मुझे कविता जैसी ही एक साड़ी लाकर दी और वो ही साड़ी पहनकर मैं पलक के सामने से गुजरी आई और जाकर मैं एक ऑटो में बैठ गई और थोड़ी ही दूर जाकर मैंने वो ऑटो छोड़ दिया और मैंने दूसरा ऑटो पकड़ा
और सीधे जाकर मैं इनसे मिली। क्या हासिल हुआ तुम्हें? कभी सोचा कविता के उन बच्चों के बारे में? प्यार पाने का रास्ता जुर्म कभी नहीं होता। क्या चाहती थी पलक अपनी मां के लिए? सिर्फ यही कि उसकी मां के शरीर पर उसके पिता की मार के जख्म ना हो, रोज उसकी आंखों में आंसू ना हो, परिवार के साथ रहते हुए भी एक खालीपन ना हो। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जिस पंकज को उसने अपनी मां के लिए एक शुभचिंतक समझा था, वो इंसान उसके पिता से भी ज्यादा खौफनाक वहशी दरिंदा निकला। शायद पंकज जैसे लोगों के कारण ही महिलाएं ये सोचती हैं कि घर पर जो अत्याचार हो रहा है उसे चुपचाप सहते रहो, क्योंकि बाहर की दुनिया घर से भी ज्यादा बुरी है। लेकिन जिंदगी सहने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। पर यह भी सच है कि हम अकेले नहीं जी सकते। हर इंसान को अपने खालीपन को भरने के लिए भावनात्मक रूप से एक सहारे की जरूरत होती है। योगेश ने अगर अपना पति धर्म निभाते हुए कविता की इज्जत की होती, उसे प्यार दिया होता, उसे दोस्त समझा होता, तो उसे पंकज जैसे इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती और आज वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं, सही मायने में वो घर है ही नहीं। अरे हमारी बेटी है, एनजीओ ने क्या फैसला किए? हमको नहीं भेजना, स्कूल नहीं भेजेंगे। वो कौन होता है बोलने वाला? अब तू क्या करेगा बेगू? हैं? तुझे पता है ना, नेताजी ऑर्डर दिए, नेताजी, और ये एनजीओ वाले तो मामला और ही बिगाड़ दिए। अब हम उनसे बवाल करेंगे क्या? लेकिन ये लड़की लोग को पढ़ा लिखा के क्या फायदा? हाँ, ये पढ़ाई लिखाई से तो दिमाग खराब हो जाता है। सही बोल रहे हो भैया। लेकिन बिगड़ जाती है, जबान चलाने लगती है। बहुत सही बात कर रहे हो। ये गलत कहाँ लगे हुए लोग के साथ? इधर आइए, आपसे बात करना है। क्या है बोलो? अरे चाचा आइए तो इधर। ये लोग को करियाने से क्या फायदा चाचा? हाँ, तब मेन फसाद का जड़ तो अपने घर में है। चल चलो एकदम स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन, नो टॉकिंग, साइलेंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माला गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। माला बेगू झा। शाबाश बेटा, मन लगाकर पढ़ना। जी चलो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बुला लिया। अब देखिएगा आपकी बेटी पढ़ लिख कर कितना आगे जाएगी। सच्ची मैडम जी, मेरी बेटिया पढ़ सकेगी। हाँ, आपका बहुत बहुत एहसान। आ जाओ माला अंदर, ये है रूम, और वो वाला जो बेड है ना, वो तुम्हारा है, वो 3rd। आ जाओ। ये देखो, यहाँ पे सब क्लीन रखना। मैं हर बार चेक करने आऊंगी। हाँ, नीट और क्लीन, ओके? सब अच्छे से रखना। हाँ मैम। चलो। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और एक दिन बड़ी ऑफिसर बनूंगी और फिर आपको बाबूजी परेशान नहीं करेंगे। अरे रोटी ला, के मायके जाए तुम्हारे रोटी खाने। अब ला रे। अरे ये हो क्या रहा है? अभी तक सोए नहीं तुम लोग? कल सुबह जल्दी जाना है ना स्कूल, चलो सो जाओ। हंस का रही है। उम्मीद जगाती है हौसला, हौसला दिखाता है नए रास्ते, और ये रास्ते इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब किसी रास्ते की नींव नफरत, लालच, ईर्ष्या और डर से बनी हो, तो ये रास्ता इंसान को उसकी तबाही की तरफ ले जाता है। और बदकिस्मती से माला के साथ भी यही हुआ। मिली क्या कहीं? सर ऊपर भी देखा, कोई नहीं है। सर वहां भी कोई नहीं है।
पीछे देखा क्या? वहां भी नहीं है सर। ऐसे थोड़ी ना कहीं जा सकती है, तो यहीं कहीं होगी। सर हम बिल्डिंग के अंदर और बाहर 2 बार देख चुके हैं, वो नहीं दिखी। सर अब कोई चॉइस नहीं है, पुलिस को बुलाना होगा। इसका मतलब आपके स्कूल में कोई नहीं जानता कि माला गायब कब हुई? सर वो कभी कभी लड़कियां भाग जाती हैं। लड़कियां भाग जाती हैं? आपके स्कूल में सिक्योरिटी है या नहीं, या वो भी सोए हुए होते हैं? सर कई बार बच्चों को घर की याद आती है, खासकर नए स्टूडेंट्स को। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि माला भी खोई सी रहती थी कभी कभी। क्या गलत है इसमें? बचपन में हमारे टीचर हमेशा सख्त थे, भला ही हुआ ना हमारा। क्योंकि सच ये है कि बच्चों के साथ सख्ती से ही कंट्रोल किया जा सकता है। माला को भी कहाँ पड़ी थी पढ़ाई की, प्रेशर बढ़ गया होगा और भाग गई। कितनी उम्मीदें लिए आई थी माला इस स्कूल में, कितने अत्याचार सहे थे उसकी माँ ने सिर्फ इसलिए ताकि माला को पढ़ने लिखने का एक मौका मिल सके। लेकिन बदले में मिली माला की गुमशुदगी। क्या माला सच में स्कूल से भाग गई थी? अगर हाँ तो इस समय वो कहाँ है? और अगर वो खुद नहीं गई थी तो कौन था माला की गुमशुदगी के पीछे? हो ही नहीं सकता साहब, माला स्कूल से भाग ही नहीं सकती, तो खुद ही पढ़ना चाहती थी। माला ऐसा मौका छोड़ेगी ही नहीं साहब। माला खो गई है, ये बोल रहे कि गायब है स्कूल से। और दरोगा जी को लगा कि लौटकर यहाँ आई होगी। जानते थे ऐसा ही कुछ होगा। स्कूल जाएगी, वो काला करेगी हमारा। बोले थे नाम। अगर वो वाकई भागी है तो आप लोगों को मिलने की या बात करने की कोशिश जरूर करेगी। आस पड़ोस के लोगों को भी बोल दीजिएगा, और किसी को दिख गई तो हमारे लिए मदद हो जाए। लोगों को बताकर अपनी बदनामी खुद ही करें। आने दीजिए घर उसको, खुद ही अपने हाथों से गला दबाएंगे उसका। तो अगर वो घर आई तो आप सबसे पहले हमें बताएंगे, समझे? और अगर नहीं लौटी तो अपनी माला भाग ही नहीं सकती है। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, कुछ बहुत गलत हुआ है उसके साथ। गरीब लोग हैं, कोई पैसे के लिए तो माला को किडनैप नहीं करेगा। तो बाप का गुस्सा भी सिर्फ घर के अंदर है, बाहर किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं कि कोई उसकी बेटी को किडनैप करे। चौबे, माला की फोटो सर्कुलेट करो आसपास के थानों में और चौकियों में। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि माला की ही किसी से कोई दुश्मनी थी? सर इस मैटर का क्या करें? अगर इसकी ये करतूत बाहर निकल गई तो इसके माँ बाप का और हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। माँ बाप को बुलवाइए, मैं बात करता हूँ। ठीक, चल। माला तो बहुत सुलझी हुई लगती थी। माला के बारे में कभी किसी टीचर से, स्टाफ मेंबर से या बच्चों से कोई शिकायत नहीं मिली। और सर मुझे नहीं लगता कि माला के गायब होने से हमारे स्कूल का कोई कनेक्शन है। वो हम तय करेंगे। सर देखे नहीं, ये हमारी बात ही सुन रही है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। साहब आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे? अरे क्या कोशिश कर रहे हैं आप साहब? आपकी जिम्मेदारी थी हमारी माला। देखिए हमें हमारी जिम्मेदारी मत सिखाई। समझाना था तो अपनी बेटी को समझाते ना। ना जाने किसके साथ भाग गई है और यहाँ हम सबको परेशान करके रखा है। देखिए साहब कुछ भी कहिए, लेकिन हमारी माला को कुछ मत कहिए। हाँ हमारी माला बहुत अच्छी लड़की थी, आप उसके ऊपर ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम मत लगाओ साहब, हम कह देते हैं आपसे। हाँ देखिए आप संभालिए अपने आप को, पुलिस तलाश करेगी आपकी बेटी। माला तो गुड गर्ल थी सर, वो किसी से बात भी नहीं करती थी और वो बहुत अलग अलग सी रहती थी। सर पिछले हफ्ते ही 2 दिनों के लिए माला घर गई थी, तभी कुछ हुआ गांव में, जिसकी वजह से स्कूल पहुंचते ही मौका देख के भाग गई। आने के बाद तो ऐसा कुछ लगा नहीं सर, लेकिन बार बार देखो तो कुछ डिस्टर्ब सी लग रही थी वो। डेफिनेटली घर जाने के बाद कुछ हुआ होगा। स्कूल से पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली कि माला गायब होने से 2 दिन पहले घर गई थी और वापस आने के बाद से ही वो स्कूल से गायब हो गई। स्कूल के कुछ एम्प्लॉय से बात करके पता चला कि माला के गांव वाले स्कूल स्कीम के खिलाफ थे। एनजीओ एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोगों को खुद आना पड़ा था, तब जाके गांव वाले अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए माने थे। अगर खिलाफ थे तो डेफिनेटली गांव वालों में गुस्सा भी बहुत होगा। कहीं इसी गुस्से के चलते तो साहब उसके बाद तो गांव वालों को यह भी पता चला कि माला की मां ने एनजीओ वालों को कांटेक्ट किया था। यानी बदले का एंगल भी हो सकता है। चौबे, डेफिनेटली जब माला गांव आई थी तभी कुछ ना कुछ हुआ है। काम करते वक्त गिर गए थे साहब। अगर पति ने मारा है तो बता दीजिए, घबराइए मत, उसे वार्निंग दे देंगे, आगे से कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। ये सब छोड़िए साहब,
आप अपनी माला को ढूंढ दीजिए बस। वही करने आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। माला 2 दिनों के लिए स्कूल से घर आई थी ना, क्या हुआ था उसके बाद? सच बताओ। वो एनजीओ दीदी नहीं आती तो शायद हमारी माला कभी स्कूल नहीं जा पाती। कभी कभी सोचते हैं कि गलती की है, हम नहीं भेजना चाहिए था उसको स्कूल। अगर स्कूल नहीं भेजते तो आज वो हमारे सामने होती और उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता साहब। उस एनजीओ दीदी का नाम क्या है? शिल्पा झा, ज्ञान ज्योति एनजीओ से थी। एनजीओ वाले तो बचकर निकल जाएंगे और फंसेंगे हम। स्कूल परेशान। सोचिए, अगर प्रमिला टीचर वक्त पर नहीं पहुंचती तो क्या होता। देखिए, अब हम और रिस्क नहीं ले सकते, आप इसे ले जाइए। नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप स्कूल से निकाल देंगे तो कहां जाएगी ये? बात को समझिए जरा। स्कूल में पुलिस का आना जाना बहुत बढ़ गया है और आपकी बेटी की इस हरकत के बारे में उन्हें जरा भी खबर होगी ना तो आप जानते हैं ना क्या होगा। देखिए, आपकी बेटी अच्छी तरह से जानती है कि उससे कितना बड़ा पाप हुआ है, इसीलिए खुदकुशी कर रही थी। और देखिए, हम आपकी बेटी का भला ही चाहते हैं। अभी मामला बहुत गर्म है, अभी आप इसे यहां से ले जाइए। जैसे ही मामला कुछ ठंडा होगा तो वापस ले आइएगा। ठीक है प्रिंसिपल साहब, जैसा आप कहें। कैसी है तू? इन्हें पाम में तो कितना जज नहीं है। हाँ ताई, ये सब क्या है माँ? बापू तुम्हें फिर से मारे ना? हम घर आते वो ना मारेंगे तुमको फिर से। नहीं 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 नहीं, हाँ? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम ये स्कूल में पढ़ो, अपनी जिंदगी बनाओ, खूब पढ़ो लिखो। तुम स्कूल आ रही हो इसके लिए हम कुछ भी सह सकते हैं माला। हुजूर, आई तो रही 2 दिन के लिए और हमने तो सुना था कोई लौंडा भी मिलने आया था उससे। बहुत बवाल हुआ था हुजूर। माला को महेश ने बहुत गरियाया था। और तुमको भी समझा रहे हैं, ज्यादा फड़फड़ाओ मत, अपने दायरे में रहो वरना टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। पर भैया हमने क्या किया? चुप करो। क्या किया? जाओ यहाँ से। ये बेगू नहीं है कुछ किया होगा सर। माला खुद ही तो नहीं स्कूल से भागेगी, वो इस टाइप की लड़की नहीं है। और ये बेगू है ना, बहुत ही वॉलेंट किस्म का आदमी है। माला को स्कूल भेजने की वजह से उसने जानकी पे गुस्सा उतारा और छुट्टी के बाद जब मैं माला को जबरदस्ती स्कूल लेकर आई तो उसने मुझे खुलेआम धमकी दिया। आप जाइए मैडम जी यहाँ से, सभी का दिमाग खराब करके रख दिया। और माला को हम ज्यादा दिन स्कूल में टिकने नहीं देंगे, कह रहे हैं तुमसे। हाँ सर, काफी सीरियस था वो धमकी को लेकर। माला का चचेरा भाई महेश शॉर्ट टेम्पर्ड लगता है। माला और उस लड़के को लेके उसे ही तकलीफ हो रही है। हो सकता है ऑनर किलिंग या किडनैपिंग का मामला। क्या नाम है उस लड़के का जिसके साथ महेश ने झगड़ा किया था? सर, गांव में तो किसी को नहीं पता, महेश ही बता सकता। ठीक है, अभी के लिए तीनों पे फोकस करते हैं। तीनों के पास मोटिव है माला को नुकसान पहुंचाने का। माला का बाप बेगू, उसका चचेरा भाई महेश और ये लड़का जिससे माला मिला करती थी। सर, चलो। क्या बात है सर? अरे आपको कहाँ ले जा रहे हैं आप? सुनिए, बात तो सुनिए। क्या हुआ? तेरा गुस्सा नजर नहीं आ रहा? घर पर छोड़ के आया है क्या बीवी और बेटी के लिए? हमको काय मार रहे हैं साहब? हम नहीं मारते मारते, पागल है हमारी घरवाली, खुद ही को चोट पहुंचाती है हमको बुरा बताने के लिए। और बेटी वो भी पागल है, उसने तो भाग के नाक कटवा दी हमारी। भाग गई या तूने उसे कहीं छुपा दिया? हम कहाँ छुपाएंगे सर? धमकी जो दी थी तूने, ज्यादा दिन स्कूल में टिकने नहीं देगा। धमकी देने से क्या होता है साहब? हम कहते हैं साहब, भाग गए किसी लौंडे के साथ, आगे मुंह काला करके। देख, आखिरी मौका दे रहे। कहाँ छुपा के रखा है माला को? बता। पता होता तो छाती ठोक के बोलते, पता नहीं कहाँ गई है। कोई लफंगा हमारी बहन को छेड़े, हम चुप रहेंगे का? तो मार दोगे उसे? नहीं साहब, माला हमारी चचेरी बहन है, परिवार में बाकी सब बहनें ही हैं।
एक हम ही इकलौता भाई है, तो साहब हमारी जिम्मेदारी क्या बनता है? और उस हरामी को ना हम मार देते साहब, लेकिन कंट्रोल कर लिया अपने आप को हम। कंट्रोल? लेकिन हमने तो सुना है कि तुमने सारी हदें पार कर दी थी, इतना मारा था उसे। अरे साहब गांव वालों को काम ही क्या है? उनका तो काम है कि हर बात को मिर्च मसाला लगा के बातें करना, लेकिन सब हम उसको ज्यादा मारे नहीं थे, बस समझाए थे कि माला से दूर रहे वो। कौन है वो लड़का? नाम क्या है उसका? कोई जयदेव है साहब, बगल वाले गांव का ही लौंडा है, माला के पीछे पागल है वो। तुम्हें कैसे पता चला उस लड़के के बारे में? माला बताई साहब, वो क्या है ना कि माला का हमें बहुत चिंता लगी रहती है, और उसके बाबूजी खुद तो मिलने जाते नहीं थे और ना इसको माँ को मिलने देते थे साहब। तो साहब हम सोचे कि एक दिन हम ही चले जाएंगे, तो हम चले गए एक दिन स्कूल उसके। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। क्या हुआ? कौन प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तो बताओ ना। एक लड़का है जयदेव, बहुत तंग करता है हमको। क्या नाम बताया उसका? जयदेव। आंख नोच के बाहर निकालेंगे तुम्हारा, समझे? दोबारा उससे मत मिलना। और इसे आंख का दिखा रहे हो बे? हाँ, खा जाओगे काम को। धमकी है साला, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। लेकिन उसके मुताबिक तो तू सनकी है, खुद माला ने उसे बताया। क्यों परेशान करता है लड़कियों को? सर वो झूठ बोल रहा है, माला ऐसा बोल ही नहीं सकती। सर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं सर, और सर मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा दोस्त है, कब और कहाँ हुई ये दोस्ती? हाँ सर वो हमारी बहन उसकी क्लास में पढ़ती है। अपनी बहन को हम किताब देने गए थे तो हम उससे मिले थे। इस बार भी अपनी बुक भूल गई तू। भैया ये मेरी फ्रेंड माला। हेलो। सर हमें तो उसकी खुद चिंता है, वो कहाँ चलेगी, किधर है। सर ये देखिए, हमने अपने फेस पेज पे उसका फोटो अपलोड किया है कि वो किसी को दिखे तो हमें बताए। सर हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं सर, वो कहाँ चलेगी, हम कहाँ है अपनी दोस्त के साथ ऐसा करेंगे। लड़की अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मर गई थी, लेकिन उसकी मां जिंदा है। वो काफी क्रिटिकल पोजीशन में, करीब 40% जल चुकी है। अभी तक उसको होश नहीं आया है और आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, जैसे ही उसे होश आए हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। औरत का पति कौन है? हादसा, कोई अपने ऊपर गलती से केरोसिन नहीं डालता, या तो एक खुदकुशी है या तो मर्डर की कोशिश। तेरी बीवी और बेटी दोनों जलकर मर गए और तू बच गया। कहीं तू नहीं? नहीं साहब, हम तो काम पर थे। अब चाहे तो पूछ लीजिए, टाइम बहुत खराब चल रहा है साहब। टाइम खराब चल रहा है क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए तुम्हारी बीवी और बेटी ने? बोल, क्या हुआ था? स्कूल में ही कुछ। स्कूल? कौन सा स्कूल? JM सिंह बालिका विद्यालय। माला का स्कूल? इस केस की शुरुआत से ही पुलिस को माला के घर वालों और जयदेव पर शक था, लेकिन नंदिनी की आत्महत्या ने इस केस के रुख को मोड़ दिया। स्कूल में वो कौन सी भयंकर घटना हुई थी जिसका जिक्र नंदिनी के माँ बाप बार बार कर रहे थे? क्या नंदिनी का माला के गायब होने से कोई ताल्लुक था? सर मैं स्टूडेंट्स के रोजमर्रा के इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होता, वो मेरा काम नहीं है। नंदिनी ने सुसाइड क्यों की आई डोंट नो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें स्कूल का कुछ हाथ है? क्योंकि नंदिनी के बाप से मिलकर आ रहे हैं हम, उसी ने बताया हमें। सर आप नहीं जानते, अपने बच्चों की गलतियां छुपाने के लिए अक्सर माँ बाप ऐसे इल्जाम स्कूल के सर पे मढ़ देते हैं। हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते ये हमें मत समझाओ, क्योंकि अगर घसीटते हुए हवालात में हम तुम्हें समझाने पे उतर आए ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? सर फिर तो बेहतर होगा कि आप प्रशांत सर से बात कर लीजिए, वही आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। नंदिनी, उसे पता चल गया था कि वो कई सब्जेक्ट्स में फेल होने वाली थी। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं क्लास में बैठा था, तब वो आई और कहने लगी, सर हमारे बाबूजी बहुत ही मुश्किल से माने हमें स्कूल भेजने के लिए। इस बार फेल हो गए तो वो हमको घर ले जाएंगे सर, और हम घर नहीं जाना चाहते सर। देखो ये सब तुम्हें एग्जाम के पहले सोचना चाहिए था। सर मैंने सोचा कि रिपोर्ट करूं, लेकिन फिर सोचा कि एक वार्निंग दे दूं। वार्निंग दी और मामला वहीं खत्म हो गया। अगर मामला वही खत्म हुआ होता तो वो आत्महत्या नहीं करती। पता नहीं सर, शायद पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया होगा। इसके पहले भी उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन लकीली हमने उसे बचा लिया था। सर हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे,
इसलिए नंदिनी को उसके माँ बाप के घर भेज दिया था। सोचा था कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस एडमिट कर लेंगे। आपके स्कूल की एक लड़की ने आपके स्कूल में ही आत्महत्या करने की कोशिश की और आप लोगों ने उसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की। कमाल है। नंदू बहुत तेज थी पढ़ने में, इसीलिए तो एनजीओ वाली मैडम स्कूल भेजे थे उसको। फिर अचानक क्या हुआ? वो फेल क्यों होने लगी? कहाँ पता साहब, पूछे तो थे हम उसको जब पहली बार नंबर कम है, जवाब नहीं था उसके पास। फिर हमें पता चला कि क्या किया उसने। पास होने के लिए सबसे सर झुक गया। नंबर कमाए थे ये बात खटकी तुम्हें, स्कूल में उसने क्या किया ये जानकर शर्म आई तुम्हें, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी ये जानने की कोशिश की तुमने? अगर जानने की कोशिश करते तो शायद तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती। सर बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? अगर स्कूल वालों की बात माने तो सिर्फ इन्हीं के बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर, और सिर्फ यही बच्चे पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पाते। जब माला गायब हुई थी तब यही बोला था। माला को भी कहाँ पड़ी थी पढ़ाई की, प्रेशर बढ़ गया होगा और भाग गई। नंदिनी के अचानक फेल हो जाने के पीछे स्कूल में घटी कोई घटना भी हो सकती है। एक बात समझ में नहीं आ रही, नंदिनी और उसकी माँ दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हमें इस सब की तह तक जाना होगा और स्कूल में बाकी बच्चों से भी पूछना होगा कि उनके साथ भी ऐसी कोई बात हो रही है क्या। हो सकता है कोई पैटर्न सामने आ जाए या फिर माला से जुड़ी कोई लीड मिल जाए। चलो ये सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं? नहीं सर, ये 7th स्टैंडर्ड तक है। ठीक है, बाकी के क्लासेस के रिकॉर्ड्स भी ले आइए। सर आप तो हमारी स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्कूल से आपको क्या मिल सकता है? आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता था कि इससे स्कूल का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। स्कूल का सिस्टम? आपकी एक स्टूडेंट गायब हो गई, एक ने खुदकुशी कर ली। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, आपकी जरूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाली नंदिनी अचानक फेल कैसे हो गई? क्या ये सारे लक्षण किसी और बच्ची के मामले में भी मौजूद थे? पुलिस इसी समानता को तलाशने की कोशिश कर रही थी। उनका मानना था कि इस तरह माला का पता लगाने में उन्हें बढ़त मिलेगी और आखिरकार उन्हें सफलता मिली और नंदिनी जैसे 4 और मामले सामने आए। चौबे, ये 4 लड़कियां पहले पढ़ाई में अच्छी थी, फिर अचानक उनके नंबर कम आने लगे। माला भी? नहीं सर, माला ने तो स्कूल 5 या 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया, अब तक उसने कोई पेपर नहीं दिया। और आगे? सर इनमें से शर्मिला स्कूल छोड़ के चली गई, नंदिनी ने सुसाइड कर लिया, और तारा और रुचि ये दोनों अब भी स्कूल में हैं, और इनमें से तारा माला की रूममेट है। बेटा स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा बेटा, अब माला को जानती हो, दोस्त है आपकी। हंस काहे रही है? लेकिन तुम दोनों तो रूममेट्स हो ना, एक ही कमरे में, कभी तो कोई बात हुई होगी। अच्छा बेटा, जिस दिन माला गायब हुई थी आपने कुछ देखा था? हम सो गए थे। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये तुम्हारा रिपोर्ट, मतलब हर एग्जाम में कितने नंबर मिले। ये यहां तक तो सब ठीक है, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही थी, फिर यहां से अचानक क्या हुआ? तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आने लगे? देखो बेटा, आप हमसे डरो मत, कुछ भी मत छुपाओ। तुम चाहती हो ना कि माला वापस आ जाए? पहले पढ़ाई में मन लगता था और फिर मन उठ गया। हम जाएं? ठीक है बेटा, जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही क्लास में होने के बावजूद तुम माला को कैसे नहीं जानती? सर वो दरअसल माला कम ही बात करती थी। अच्छा छोड़ो, चलो ये देखो बेटा, यहां से आपके मार्क्स इतने कम क्यों आने लगे? आप तो अच्छी स्टूडेंट हैं। देखो बहुत हुआ, जो कुछ भी जानती हो बताओ।
ठीक है, अब ले जाइए इसे। चौबे, पता करो कि वो लड़की शर्मिला जो स्कूल छोड़कर चली गई है वो कहाँ रहती है और अभी किसी स्कूल में पढ़ रही है क्या? रुचि और तारा जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। हो सकता है कि जानकारी हमें शर्मिला से मिले। सर, हाँ, बस यही हुआ था। पढ़ाई में पिछड़ने लगी थी तो हमने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया और घर ले आए। हम यहाँ ये जानने नहीं आए कि तुम उसे घर क्यों ले आए। हम ये जानना चाहते हैं कि वो अचानक फेल क्यों है। पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी ना वो। क्या पता साहब। बुलाओ उसे। क्या है ना कि मामला थोड़ा नाजुक है। ये सब स्कूल में जो हुआ ना तो शर्मिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्यों? सिर्फ फेल हुई इसलिए? क्या पता साहब। क्या पता? तुम्हारी बेटी ने जान देने की कोशिश की और तुम्हें पता ही नहीं। क्यों? वो हाँ, शायद फेल होने की वजह से। बुलाओ उसे। साहब मैंने कहा बुलाओ उसे। देखो शर्मिला, डरो मत। हमें सच सच बताओ कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? सिर्फ फेल होने की वजह से या कुछ और कारण है? हमको बात नहीं करनी। बेटा घबराओ मत, सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। हमने कहा ना हमें कोई बात नहीं करनी। बापू तुम्हें फिर से मारे ना, हम घर आते मुंह ना मारेंगे तुमको फिर से। सर, अजीब पैटर्न है। लड़की पहले फेल होने लगती है, प्रशांत को रिझाने की कोशिश करती है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करती है। सर, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चौबे, कोई ना कोई गड़बड़ है स्कूल से जुड़ी हुई। एक काम करो, प्रशांत को चौकी बुलवाओ पूछताछ के लिए। जब तक मैं इससे जवाब बुलवाता हूँ तुम स्कूल में इसका कैरेक्टर पता करो। देखिए सर, हमने किसी भी लड़के के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसे आदमी नहीं है हम। आप चाहे तो स्कूल में किसी से भी पूछ लीजिए, टीचर से, स्टाफ से, बच्चों से। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह समझते हैं हम। रिस्पॉन्सिबल आदमी भाषण मत दे, जवाब दे। तू तो बोल रहा था कि नंदिनी खुद आई थी तेरे पास। हाँ, खुद ही आई थी, हमने थोड़ी ना बुलाया था उसे। वो आई तो क्या कर सकते हैं हम। बहुत सख्त है प्रशांत सर जी। साहब, प्रशांत सर बहुत कड़क आदमी, कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा पीट देते हैं साहब। लेकिन किसी लड़की को या हम जैसे टीचर को उन्होंने कभी भी बुरी नजर से देखा नहीं है सर। वो ऐसे आदमी नहीं है। प्रशांत सर बात ही नहीं करते थे, बात बात पर मारते थे। जेंटलमैन आदमी सर, और चिचोरापन बिल्कुल नहीं सर। हाँ, माना गुस्सा बहुत करते हैं, पर बच्चे ही ऐसे सर, शैतान। सर, प्रशांत के बारे में स्कूल में पूछताछ की, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन लड़कियों और औरतों की तरफ कभी बुरी नजर से नहीं देखता। सभी का यही बयान है। और ये प्रशांत खुद भी कुछ उगल नहीं रहा है। सर, आपको क्या लगता है? लगता नहीं, मुझे यकीन है कि जरूर ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। खैर, किसी खबरी से या किसी से कोई टिप मिली माला के बारे में? सर, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। माला की जान को दिन ब दिन खतरा बढ़ता रहा है। एक मिनट। हेलो, गुड, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। डॉक्टर सिंह, इन्फॉर्म करने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके सर, ये तो मेरा फर्ज था। बल्कि वो खुद आपसे बात करना चाहती थी। होश में आते ही वो पुलिस के बारे में पूछ रही थी। थैंक्स। किसने की थी उसके साथ जबरदस्ती? प्रशांत सर ने? प्रशांत सर ने नहीं।
किया था उनका। पहली बार जब बलात्कार करके बच गया तो हिम्मत और बढ़ गई, फिर दूसरी बार फिर सर आदत सी लग गई। बोलो सर, हम क्या करते सर? हमें तो पहले ही महिला आयोग और एजुकेशन मिनिस्ट्री से वार्निंग मिल चुकी थी। अगर एक भी केस सामने आ जाता तो स्कूल बंद हो जाता सर। हमने प्रशांत सर को आगे किया और सिचुएशन को संभालने की कोशिश की सर। और तुम झट से मान गए। तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके एक अपराध और एक अपराधी दोनों को छुपाया जा रहा था, और कोई छोटा अपराधी नहीं, एक रेपिस्ट, चाइल्ड रेपिस्ट। हाँ सर, क्योंकि बदकिस्मती से वो चाइल्ड रेपिस्ट हमारा छोटा भाई है। चेतन हमारा छोटा भाई है। एक ईमानदार टीचर है ना तू? अपने भाई के अपराधों पे पर्दा डाल के तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुझसे क्या सीखेगा? उसके हर गुनाह में तू उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि तूने उसके अपराधों पे पर्दा डाला है। तुम्हारी वजह से उसे फिर से वही गुनाह करने की हिम्मत मिली, छूट मिली। माला का रेप किया, फिर उसे गायब कर दिया, या मार के उसकी बॉडी कहीं छिपा दी ताकि पकड़ा ना जाए। सर, मैंने माला को नहीं मारा सर, मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी, पर उसको गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। ठीक, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच सच बता दे कि माला कहाँ है, बोल। सर मैंने आपको सब कुछ सच तो बता दिया, आपसे कुछ छुपाऊंगा सर। मैंने नहीं मारा। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए अपने साथ हुए अत्याचार को उजागर करना आसान नहीं होता है, और यह मुश्किल काम करने के बावजूद अगर उसकी गुहार को अनसुना कर दिया जाए तो वो पीड़ित व्यक्ति अक्सर हमेशा के लिए चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। ये बेहद जरूरी है कि इस तरह की मदद की गुहार पर हम संजीदगी से गौर करें, बच्चों का विश्वास करें, उनकी सुरक्षा करें। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था कि माला कहाँ थी। तो चेतन ने माला के साथ भी वही सब किया? नहीं सर, उसकी तो केस ही अलग थी ना। उसके रेप के बारे में तो उसके घर वालों को पता था। झूठ मत बोलो, माला के घर वालों को भनक तक नहीं थी कि उसके साथ रेप हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? उसके रेप को तो छुपाना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसके पिता को तो उसकी पड़ी नहीं थी सर। उसके माँ को तो माला से मिलने के लिए स्कूल में आने से भी वो रोकता था। इसलिए फिर आखिर में हमें उसके चचेरे भाई महेश को सब बताना पड़ा। ये जो सारी अकड़ है ना तेरी, उल्टा लटका के ऐसा मारेंगे कि सारी हीरोपंती निकल जाएगी। हाँ साहब, माला को नहीं मारा है, लेकिन गलती उसकी थी साहब। पहले तो स्कूल गई, इसके बाद जयदेव के साथ दोस्ती की। मना किए थे साहब, पर नहीं माने। और सबसे बड़ा पाप, अपने कोखे में बच्चा ले आई। हमारी जिम्मेदारी तो हमने की, और लोगों को पता भी तो चलना चाहिए साहब कि पाप करने का नतीजा क्या होता है। जिस स्कूल में पढ़ना चाहती थी ना साहब, उसी स्कूल में काट दी है उसको। और आपको बताया था ना साहब, ये बेकी भाई है पूरे परिवार में। अगर हम नहीं करते तो कौन करता साहब? अपने परिवार की इज्जत के लिए हम ये सब किए साहब। बहुत खुश लग रहा है, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने किए पे। अब मार मार के ये खुशी और घमंड दोनों उतार देंगे। पहले इसे सच तो बता दो। माला की प्रेग्नेंट होने की वजह जयदेव नहीं था, माला के साथ बलात्कार हुआ था, बड़ी बेरहमी से। उसके स्कूल के टीचर चेतन ने किया था उसका बलात्कार, समझा? कैसा भाई तू? किसी ने तेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और तूने अपनी बहन को बचाने की बजाय उल्टा अपनी बहन को ही मार दिया। पहले सच तो जान लेता, मानत है तुझ। हैरानी की बात है ना, किसी मासूम की जान की कीमत किसी की झूठी शान से भी सस्ती साबित हो। कोई गुनाह कर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के इरादे से कुछ लोग बेझिझक किसी की जान लेने तक से नहीं डरते। महेश, स्कूल अधिकारी, यहाँ तक कि माला के माँ बाप, सभी ने बिल्कुल यही किया। काश वो समय रहते माला की पीड़ा को समझते। ये सभी कुछ हद तक माला और नंदिनी की मौत के जिम्मेदार हैं, और वो अन्य लड़कियां जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, वो भी समाज की इसी उदासीनता का शिकार है। और चेतन जैसे हैवानों को अनदेखा करना उन्हें बढ़ावा देने के बराबर है। आइए इन्हें जड़ से मिटाने का प्रण लें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।
सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।